गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको श्वसन क्या है, सजीव कोशिकाओं में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ निम्न ऊर्जा वाले सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे श्वसन कहा जाता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी श्वसन की क्रियाधारों पर। श्वसन की क्रियाधार क्या है, ठीक है। श्वसन की क्रिया में उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे श्वसन क्रियाधार या क्रियाधार कहा जाता है। श्वसन की क्रियाधार या उन्हें श्वसनाधार कहा जाता है। ये क्रियाकारक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में कोशिका के अंदर क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका उपयोग सबसे पहले क्या है, उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट एक प्राथमिक श्वसनाधार होता है या प्राथमिक क्रियाधार होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में लिए जाने के पश्चात वसा को श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और वसा के भी अनुपस्थित होने पर, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के अनुपस्थित होने पर प्रोटीन जो होता है उसको श्वसनाधार या क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एफ ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने कार्बोहाइड्रेट में होने वाले श्वसन को प्लावी श्वसन कहा था तथा प्रोटीन में होने वाले श्वसन को जीव द्रव्य श्वसन कहा था, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा था। उसके बाद हमने आपसे बात की थी श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार। देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है वो अनोक्सी श्वसन कहलाता है। वायवीय जो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन की क्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उनका पूर्ण रूप से जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान जब कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कम मात्रा में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए बात करते हैं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में होने वाला या पाए जाने वाला संबंध, रिलेशन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में संबंध, अनॉक्सी श्वसन में संबंध। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में संबंध पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि सजीवों के द्वारा
एक अणु ग्लूकोज का जब जूस में लिया जाता है, ठीक है, सजीवों के द्वारा, ठीक है, जब ग्लूकोज के एक अणु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो सजीवों के द्वारा जब ग्लूकोज का एक अणु उपयोग में लिया जाता है तो यह ग्लूकोज का अणु जो होता है वो कोशिका द्रव में इसका ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज का जब कोशिका द्रव में ऑक्सीकरण हो तो वो क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, या इसे EMP चक्र के नाम से जाना जाता है। तो एक ग्लूकोज का जो अणु होता है उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो पाइरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, C3H4O3, ठीक है, ये पाइरुविक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। पाइरुविक जो अम्ल होता है यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, तो पाइरुविक अम्ल जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह पाइरुविक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान 56 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। परंतु पाइरुविक जो अम्ल होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में क्या होती है, क्रिया होती है। तो यह पाइरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो पाइरुविक अम्ल कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और यह पाइरुविक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और अंत में एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ये यहां से यहां तक का जो चक्र होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होगी, वो चक्र कहलाएगा क्रेब्स चक्र के नाम से उसे जाना जाता है। किस चक्र के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में कहां तक संबंध है कि ग्लूकोज का एक अणु होगा, उसका कोशिका द्रव में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा ग्लूकोज का अणु, तो पाइरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। और पाइरुविक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुविक अम्ल एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान 56 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तथा पाइरुविक अम्ल जो होता है वो कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यही पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब क्रिया करता है तो पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने ऊर्जा का निर्माण होता है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, क्रेब्स चक्र होगा और अनुपस्थिति में ये आगे जो चक्र होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ग्लूकोज का एक अणु जब ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया हो रही है यहाँ पे। और ये क्रिया कौन सी हो रही है, अनऑक्सीश्वसन की क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, पूर्ण, ठीक है। तो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन के संबंध को आरेख चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप इस तरीके से आरेख चित्र बना दीजिएगा, ठीक है, कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा वो कोशिका द्रव में, ठीक है,
ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदलेगा। पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर एसिटाइल कोएंजाइम बदलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम सबसे अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये अंतिम उत्पाद यहाँ पर CO2 और H2O का निर्माण होता है। और ये चक्र यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा नेक्स्ट ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ठीक है, देखिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन aerobic and anaerobic respiration। anaerobic respiration, ठीक है, anaerobic respiration, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ठीक है, ऑक्सीश्वसन जिसको हम वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वायु, एयर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होगा, अनऑक्सीश्वसन जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा है ऑक्सीश्वसन के अंदर कार्बनिक पदार्थों का या श्वसनीय पदार्थों का, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थों का या श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कौन से श्वसन में, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में। जबकि अनऑक्सीश्वसन की क्रिया के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता, अर्थात अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीश्वसन में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अनऑक्सीश्वसन के अंदर कौन सा ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कौन सा ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। देखिए ऑक्सीश्वसन जो होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और क्रेब्स चक्र, ये दोनों घटनाएं क्या होती है, संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, ये दोनों प्रकार की घटनाएं यहां पर क्या होती है, घटित होती है। ठीक है, और ये सभी क्रियाएं आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो कोशिका द्रव में पूर्ण होती है और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका में कहां संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब्स चक्र की घटना कहां पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जबकि अनऑक्सीश्वसन की क्रिया में जो सभी क्रियाएं होती हैं वह किसमें पूर्ण होती है, कोशिका द्रव में क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी कि सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव में क्या होती है, पूर्ण होती है। ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है। देखिए ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का जो एक अणु होता है इसका जब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। जबकि अनऑक्सीश्वसन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का अणु जो होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर केवल 2 एटीपी के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, अनऑक्सीश्वसन के अंदर 2 एटीपी के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर बात समझ आ गई। सबसे अंत में मैं बता दूं ऑक्सीश्वसन के अंदर, ठीक है, जब कार्बनिक पदार्थ या श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है
तो उत्पाद के रूप में CO2 और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण रूप से जब ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अर्थात अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव में होती है, और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव में संपादित होती है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 ATP के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में केवल 2 ATP के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, ऑक्सी श्वसन में जब ग्लूकोज का एक अणु का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का अपूर्ण रूप से जब ऑक्सीकरण होता है तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है। और सबसे अंत में मैं बता दूं, ऑक्सी श्वसन के अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में क्या होती है, कम मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और अनॉक्सी श्वसन में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा ही क्या होती है, मुक्त होती है। These are the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Is it clear? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है हमारा रेस्पिरेटरी साइट या रेस्पिरेशन साइट। श्वसनीय स्थलों पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन स्थल, जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। श्वसन स्थल, रेस्पिरेटरी साइट पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी साइट, ठीक है। देखिए श्वसन स्थल कौन से होते हैं उन पर हम आपसे बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन स्थल जो होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन स्थल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक जीव वाले या प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में श्वसन स्थल कोशिका द्रव होता है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर, अर्थात वे जीव जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनमें श्वसन स्थल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जिनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ससीम केंद्रीय सेल्स पाई जाती है, उनमें श्वसन स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जिन जीवों के अंदर, ठीक है, जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, उनमें श्वसन स्थल कौन सा होता है, कोशिका द्रव होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक जीवों के अंदर श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर श्वसन स्थल कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले उसकी डिस्कवरी के बारे में आपसे क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1880 के अंदर, केवल डिस्कवरी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे, कल हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर आपसे बात करेंगे।
1880 के अंदर कॉलिकर नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था? कॉलिकर नाम का एक वैज्ञानिक था। और कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की जो पेशियां होती हैं, किसकी पेशियां होती हैं? कीटों की जो पेशियां होती हैं, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उन कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? पृथक किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो पृथक किया गया था वो कॉलिकर ने किया था। और किसने किया? कीटों की पेशियों से उसको पृथक किया था। तो 1880 में कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया। उसके बाद आता है आर अल्टमैन। आर अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कोशिका में पाई जाने वाली जो संरचना होती है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उस संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया। यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें तो आर अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। तीसरे वैज्ञानिक का नाम था सी बेंडा, ठीक है, लगभग 1898 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कोशिका में पाई जाने वाली स्लीपर लाइक संरचना को, ठीक है, क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सी बेंडा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और 1904 के अंदर एफ मवेश नाम के वैज्ञानिक ने, एफ मवेश नामक वैज्ञानिक ने, निम्फिया एक पादप होता है, और निम्फिया पादप की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम इन्होंने क्या है? देखा था। एफ मवेश ने निम्फिया पादप की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम क्या है? देखा था। तो आज हमने जो आपसे बात की है वो 3 टॉपिक के ऊपर बात की है। ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में संबंध, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। तीसरा मैंने बात की है श्वसन स्थल, और आपको बता दिया कि यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर, ठीक है, श्वसन स्थल कोशिका द्रव होता है, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में। 1880 में कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था। आर अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और 1904 में एफ मवेश नामक वैज्ञानिक ने निम्फिया पादप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपसे चर्चा करेंगे, और वो हम चर्चा जो आपसे करेंगे वो किस पर करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर बात करेंगे। और उसके बाद हम ऑक्सीश्वसन की क्रियाविधि के प्रमुख चरणों पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है उसको 2 चरणों में बांटा गया है, या ऑक्सीश्वसन को 2 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रेब्स चक्र, और दूसरा होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। साथ में ऑक्सीश्वसन की क्रिया पर भी हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। Till then, take care by Corona. Be safe, be happy. Thanks very much.